आज हम हैं नागौद में, और नागौद में हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही जनप्रिय और लोकप्रिय हैं। इसका परिणाम तो इसी से मिलता है कि 7 बार के विधायक हैं, 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मतलब ये कहा जाए कि नागौद विधायक अगर मैदान में नागेंद्र सिंह जी हैं तो जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आज तक पराजय हुई ही नहीं। उनकी लोकप्रियता इसी पर निर्भर है। आज हमारी उनकी बात होगी। ये समग्र प्रदेश समाचार का मंच है और यहाँ तीखी और सीधी बातें होती हैं। आज हमारे उनके कुछ सवाल हैं नागौद से जुड़े हुए और हमारे विधायक जी के जवाब हैं। आइए मिलते हैं। दाऊ साहब नमस्कार, मैं उमेश गौतम। दाऊ साहब, हमारा पहले तो आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे समग्र प्रदेश परिवार के लिए पहले कुछ बोल दीजिए। समग्र प्रदेश परिवार को बधाइयाँ दे दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा रही। मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसमें बधाइयों के अलावा मुझे दे भी क्या सकता हूँ। तो दाऊ साहब ये बताइए कि राजनीति में आया है, आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं और राजनीति में नहीं है, राजघराना ही है, पैदाइशी ही राजनीति का ध्रुवीकरण रहा और इसको पूरी तरह से जानते हैं। आज से 20 साल पहले भी मैं नागौद में था, क्योंकि मैं नागौद क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और आज नागौद क्षेत्र का परिवर्तन दिखाई दिया। जनता की लोकप्रियता का क्या राज है आप? देखिए, लोकप्रियता का कारण तो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे संबंध रखना, और मैंने कोशिश ये किया है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, गुण दोष के आधार पर उनकी समस्याओं का निदान करना, समाधान करना, ये करता रहता हूँ। और अपनी व्यवहार में अमर्यादित भाषा का और अमर्यादित व्यवहार का मैं उपयोग नहीं करता हूँ। अब इसने में जनता खुश है तो वो जनता से पूछना पड़ेगा कि वो मेरे से क्यों खुश है जाकर के, तो मैं थोड़ी बता पाऊँगा। और दाऊ साहब ये बताएं, नागौद के लिए आने वाले 2 साल अभी बचे हैं आपके, आने वाले इन 2 सालों में नागौद के लिए और क्या प्लान है आपके मन में? देखिए अभी जो नागौद की हर क्षेत्र की अपनी एक अलग अलग परिस्थिति होती है। नागौद क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि यह हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था, पिछड़े हुए क्षेत्र में विंध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था, और विंध्य प्रदेश में हमारा नागौद क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र। अब वहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की है और हमको ऊपर जो आगे बढ़ चुके हैं वहाँ तक पहुँचना है। तो जो हमारे पास बुनियादी रूप में था उसी को विकसित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। हमने उसको विकसित करने का प्रयास किया। ये कृषि विधान क्षेत्र था और कृषि को प्रोत्साहन देकर के ही आगे बढ़ा जा सकता था। ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं था कि यहाँ पर उद्योग लग जाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो उद्योगपति की श्रेणी में नहीं आते हैं, और इसलिए सबसे पहले ध्यान देना चालू किया है कृषि किसानों को सुविधा पहुँचाना सबसे बड़ी चाहत है, और उसका परिणाम भी सामने आ गया है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमने किया होगा कि हमारे यहाँ पर जितना पहले अनाज पैदा होता था उससे कई गुना अनाज पैदा होने लगा है और किसानों की माली हालत सुधार आई है। लेकिन अभी भी गुंजाइश बहुत है कुछ करने के लिए। एक कार्य में जो हम थोड़ा असफल रहे हैं, विलम्ब रहा है कि हम चाहते थे कि बरगी का पानी यहाँ पर आ जाए। मैं ही इस विभाग का मंत्री था और मैंने ही इसको प्रारंभ मैंने करवाया। उसमें हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, और हमको बताया गया था कि 3-4 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, और आज इतने वर्ष हो गए वो पूरा नहीं हो पाया। वो एक सेटबैक हुआ था। अब वो क्या कारण था वो टेक्निकल बात है, उसमें मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब मेरे को अभी आश्वस्त किया गया है, मैं देख करके भी आया हूँ कि जिस कारण से पानी यहाँ पर नहीं आ रहा था वो अब शायद आ जाएगा, क्योंकि वो जो सुरंग बननी थी वो लगभग पूरी हो गई है और पानी उसके थ्रू हो जाएगा। एक बार वो पानी आ जाए तो जितना भी अभी तक उत्पादन होता था उसमें उत्पादन में निश्चित रूप से इजाफा होगा, और उसके कारण यहाँ का जो लोग हैं वो संपन्न होंगे, समृद्धशाली होंगे, जिनको पानी मिल जाएगा। तो अभी तक फोकस तो मेरा तक शुद्ध रूप में शिक्षा में और कृषि में था। कृषि में और कुछ करने की जो आवश्यकताएं हैं वो कर रहा हूँ, जाकर के विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। एक अचानक समस्या पैदा हो गई है बिजली की।
बिजली की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, अचानक उसका इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है, हर व्यक्ति अपने यहाँ पर ट्यूबवेल लगा कर के सिंचाई कर रहा है, और जिसकी वजह से जो बिजली की उत्पादन प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो वितरण जो होना चाहिए था उसमें कुछ त्रुटि आती हैं, उसके लिए बड़ी समस्याएं आती हैं, उसको मैं जूझ रहा हूँ। और अभी भी कुल मिला कर के वो संतोषजनक की ओर हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, चुनाव में जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव में वादे होते हैं, आपने जो जो वादे आम जनता से किए थे, कौन कौन से पूरे हो गए और कौन कौन से भी खा लिए? देखिए, वादे तो हमने किया था कि हम इस क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास करेंगे, वह भी एक जनरल विकास का एक अंग है। सड़क है, बिजली है, पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, स्कूल है, अस्पताल हैं, ये जितने भी काम हैं ये सब काम एक स्टेज में आ गया है। देखिए, सुधार की तो कभी अंत होता नहीं है। पहले हमने एक जगह मिडिल स्कूल खुलवाया, थोड़े दिन के बाद उसकी हाई स्कूल की मांग आई, हाई स्कूल के बाद फिर हाई सेकेंडरी की मांग आई। अब आजकल हम लोग ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कौशल में, और कौशल विकास केंद्रों की मांग हो रही है, जो अब नया ट्रेंड आया है सामने। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि पिछले की तुलना में आज स्थिति बहुत संतोषजनक है, लेकिन भावी जो संभावनाएं हैं उसको अभी और भी प्राप्त करने के लिए हमको और कुछ कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमको विकसित करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी काम हो गया है। तो शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य पे आपका क्या आकलन है कि नागौद किस स्थिति पे है? देखिए, नागौद में एक छोटा सा अस्पताल हुआ था, उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी स्टेज में, वो आज हमारे पास पिछले 2 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए का एक नया अस्पताल बिल्डिंग बन गई है। पहले यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करता था, अब 4-5 डॉक्टर हो गए हैं। मरीजों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। जो पहले लोग गाँवों में हम सुनते थे कि उसके बुखार आया, उसकी मृत्यु हो गई है, अब वो घटनाएँ कम हो रही हैं। ये हमारी महिलाओं का जो प्रसव होता था वो सब गांव में हुआ करता था, बहुत सारी महिलाएं अपनी जान गंवा देती थी डिलीवरी के समय में। आज वो कम से कम 70-80% लोग अब यहाँ अस्पताल में आने लगे हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं, सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान योजना। आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज वो आयुष्मान के कार्ड जो होल्डर हैं उनका हो सकता था, हो जाता है, उसका बहुत लाभ मिल रहा है। और अब तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि 70 वर्ष की आयु से अब ऊँचे आगे हैं, जो बड़े हैं, उनके सबको मुफ्त इलाज होगी, उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। तो पहले की तुलना में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम सीधे अब ऐसे कुछ विदेशी देशों से तुलना करने लगें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ इलाज जो साधारण तरह हो सकते थे वो सब नागौद में होने लगे हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ कि प्रगति की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए, और है, और उसको हम पूरा करने की कोशिश। तो सब एक सोशल मीडिया खबर है, आपके क्षेत्र में एक चुल्हा गांव है जहां मूलभूत आवश्यकता रोड तक नहीं है, लोग बच्चे इतने से कीचड़ में पैदल आते हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, तय ये हुआ था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय तय ये हुआ था कि हम हिंदुस्तान के प्रत्येक राजस्व गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। वो सिलसिला प्रारंभ हुआ है। तो पहले बड़ी सड़कें बन गई। एक समय था जबकि हम नागौद में किसी भी दिशा में बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि सड़क इस रद्दी हालत में थी कि वो जाने लायक नहीं थी। आज ये हालत है कि जितनी हम नागौद से सतना जा सकते हैं, नागौद से पन्ना जा सकते हैं, नागौद से सिंहपुर कलिंजर जा सकते हैं, नागौद से जसों जा सकते हैं, नागौद से चरा जा सकते हैं, और नागौद से मैहर तक जा सकते हैं। फर्स्ट क्लास रोड बन गई है, बड़ी सड़कें। अब इन्हीं सड़कों के साथ प्रत्येक गाँव जुड़ चुके हैं, प्रत्येक गाँव। अब बहुत सारे गाँव के मझरे गाँव हैं, वो मझरे गांव जो अब छुल्हा नाम का शायद कोई गांव राजस्व गांव ही नहीं होगा, लेकिन छुल्हा गांव जो मुझे मालूम है कि रास्ता से बिल्कुल बगल में बसा हुआ है, वहाँ पर मेन सड़क से वहाँ पर अब वो 100, 200, 150 मीटर वाली जो छोटी छोटी सड़कें हैं, जो पंचायतों को काम करने वाली लायक सड़कें हैं, वो जरूर रह गई हैं, उसको भी हम अब टेकअप करने हैं। हर साल मेरे क्षेत्र में 10-15 सड़कें ऐसी वो बन रही हैं, आज भी बन रही हैं यहाँ पर लगातार। इसी साल भी 7-8 सड़कों का स्वीकृति आई है, पिछले साल की काम चल रहे हैं, और अगले में अपने प्रपोज कर रखा है। चूल्हा भी अगर नहीं बना हुआ, मुझे ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन उसको भी बनवा देंगे जाकर। तो साहब, जैसे आपने इतने सारे काम के लिए, यहाँ युवा बहुत है, तो युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान के लिए नागौद में क्या किया जाए? देखिए, रोजगार के लिए एक बड़ा कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। यह सोच बिल्कुल गलत है। सिर्फ काम मिलना चाहिए उनको। हमने ये सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके यदि नौकरी उसको किसी अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है
तो वो अपना रोज़गार धंधा खोल सकता है। जितने लोग मेरे पास आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि साहब तुम अपना पढ़ कर के आए हो, तुम ये रोज़गार क्यों नहीं खोल लेते हो? उनका एक जवाब होता है, साहब पैसा कहाँ है? मैं उनको आश्वस्त करता हूँ पैसा मैं दिलवाता हूँ। कितना पैसा चाहिए आपको? 1 लाख से लेकर के करोड़ रुपए तक पैसा आपको मिलने का प्रावधान है, आप ले लीजिए जा कर के। फिर सोचते हैं नहीं साहब हमको नौकरी दिलवा दीजिए। उनमें विश्वास नहीं है कि हम वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किया है। एक सज्जन ने लोहा का जो घरेलू चीज़ में बनाने में सरिया वरिया काम आता है, उसका उन्होंने 1.5-2 लाख रुपया लिया और जाके धंधा करना चालू कर दिया। आज वो अच्छा संपन्न आदमी है। मेरे घर के सामने एक नाई है, उसको नीचे बैठ के ज़मीन बाल काटता था, तो मैं देखता था जब निकलता था घर में। तो मैंने कहा तुमने इसको अच्छा बनाओ ना, कैसा पैसा कहाँ है? तो मैंने उसको पैसा दिलवाया। आज आप अभी चले जाइए, आज उसके यहाँ पर 1 लाख रुपया का सामान दिलवाया है और वहाँ पर लगातार उसकी आमदनी, पहले अकेले करता था, अब 3 जने वहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने में होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना कौशल होना चाहिए लोगों में, वो कौशल का अभाव है। और जब तक आप में कौशल नहीं आएगा तब तक आपको कोई अपने पास रखेगा नहीं। भाई जो भी आप कमाई करना चाहते हो उसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। दाऊद साहब, जैसे भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने बहुत सारे आते होंगे, और इस भ्रष्टाचार के मामले में आपकी क्या राय रहती, कैसे निराकरण होता है? सबसे बड़ी समस्या यदि हमारे देश में है वो भ्रष्टाचार की है। और भ्रष्टाचार में मुझे दुख लगता है कहते हुए कि हम सब, किसी को मैं दोष नहीं देता हूँ, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हकीकत को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर लोगों को यदि अवसर मिला है तो बदमाशी करने की नीयत नहीं रखते हैं। इसलिए इसका मैं कह दूँ कि मेरे पास कोई जादू का डंडा है जिससे मैं चला दूँगा ठीक हो जाएगा। एक ही कारण है, मैं चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना कौशल होना चाहिए लोगों में, वो कौशल का अभाव है। और जब तक आप में कौशल नहीं आएगा तब तक आपको कोई अपने पास रखेगा नहीं। भाई जो भी आप कमाई करना चाहते हो उसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। दाऊद साहब, जैसे भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने बहुत सारे आते होंगे, और इस भ्रष्टाचार के मामले में आपकी क्या राय रहती, कैसे निराकरण होता है? सबसे बड़ी समस्या यदि हमारे देश में है वो भ्रष्टाचार की है। और भ्रष्टाचार में मुझे दुख लगता है कहते हुए कि हम सब, किसी को मैं दोष नहीं देता हूँ, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हकीकत को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर लोगों को यदि अवसर मिला है तो बदमाशी करने की नीयत नहीं रखते हैं। इसलिए इसका मैं कह दूँ कि मेरे पास कोई जादू का डंडा है जिससे मैं चला दूँगा ठीक हो जाएगा। एक ही कारण है, मैं कोशिश ये ज़रूर करता हूँ कि मैं स्वतः भ्रष्ट ना हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगा पाए। और तब मैं जब बाकी लोगों से कहता हूँ भैया तुम भी कोशिश करो कि ना करें, धीरे धीरे सुधार आ रहा है। थोड़ा संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी, शिक्षा बढ़ेगा तो शायद सुधार आएगा। लेकिन आज तो अभी हमको बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। दाऊद साहब, मान लीजिए आपका समर्थक या आपके पार्टी का व्यक्ति या आपका कोई बहुत खास आदमी गलत काम करता है, जब वो सामने आता है, जिसके साथ गलत हुआ है वो भी आपके सामने आता है, इस स्थिति पे आप क्या निर्णय लेते हैं? देखिए, मेरे साथ में सबसे बड़ी शिकायत लोगों की यही है कि आप तो सबका काम करते हैं। मैं कांग्रेसियों का भी काम करता हूँ, बीएसपी वालों का भी काम करता हूँ, अपने लोगों का भी काम करता हूँ, और मापदंड बड़ा क्लियर है कि जो न्याय होगा मैं वो करूँगा। कोई उदाहरण नहीं दे सकता है कि मैंने किसी भी अपने समर्थक का या अपने पार्टी के सदस्य का पार्टी के आधार पर उसके पक्ष में मैंने काम किया हो। उसका जो वाजिब अधिकार है वो जरूर दिलवाऊंगा जाकर के मैं, लेकिन किसी दूसरे का अधिकार छीन करके मैं नहीं करूंगा जाकर। ये कहा जाए कि न्याय के पक्ष में आप खड़े रहते हैं? बिल्कुल न्याय के पक्ष में खड़ा, अभी तक तो यही किया। अगर कोई उदाहरण हो तो बता दे कि जहाँ मैंने अन्याय किया हो, तो मुझे तो अभी तक किसी ने कहा नहीं कि आपने अन्याय किया है। और न्याय तो वो करते हैं, क्या नाम है, जो हमारा व्यवस्था बनी हुई है, प्रशासन तंत्र करता है, वहाँ पर भी जब गड़बड़ी करते हैं तो हम ध्यान में लाते हैं। सब आप देख लीजिए, न्याय का निर्णय देखिए हम इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। कोई भी घटना घट जाए मैं कभी नहीं करता हूँ। दाऊद साहब, अपने यहाँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके साथ जो शोषण होता है, ऐसी स्थिति कभी आपके सामने आती है और ऐसे लोग आते हैं महिलाओं के शोषण सुरक्षा की बात पे, तो उसका आपकी क्या सलाह है? देखिए, ये शोषण की शिकायतें आई हैं। हमारे यहाँ से कुछ कन्याओं का अपहरण हुआ, कुछ महिलाएं भी गई हैं।
मैंने ये मुद्दा ज़िला में कलेक्टर और एसपी साहब के सामने अनऑफिशियली जब कभी मिले हैं, मैंने कहा कि साहब इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान दिया भी जा रहा है। कितने बार हमको मैंने मॉनिटर सा करना पड़ता है कि ये लड़की यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और फिर बचा के भी लाए हैं। कई अच्छे सफलता उदाहरण भी आए हैं, कहीं पर असफलता भी मिली है। और यह एक क्रॉनिक समस्या जो बढ़ती है, उसके लिए प्रशासन तंत्र सजग है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। हमारे जो पुलिस तंत्र है वो इसको रोकने में पूरी ताकत लगाए हुए है। लेकिन अब कोई एक चीज़ चोरी हो जाए, अंधी चोरी है, चोरी अंधी ही हमेशा होती है। अब पता लगा लेना ऐसा तो सरल नहीं कि 2 मिनट में घुमा देंगे पता चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस का पकड़ में ये सब लोग आते जा रहे हैं। दाऊ साहब, ये 2 साल आपके बचे हैं अभी इस विधायकी क्षेत्र के, इन 2 सालों में क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान पिछले साल 2 साल से शासन के द्वारा जितनी भी राशि हम मांगते हैं, हमको राशि मिल रही है। पहले बड़ी कठिनाई से पैसा मिलता था क्योंकि खजाने में पैसा नहीं हुआ करता था। आज हालत ये है कि मध्य प्रदेश में हमको कोई भी काम करना है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं, हमको वो आर्थिक जो सुविधा मिलनी चाहिए हमको मिल जाती है। नागौद नगर के विकास के लिए अब मेरे पास नया बस स्टैंड बनाना था नागौद में। 5 करोड़ रुपया मुझे दे दिए गए 4 साल पहले। मैं आज तक उसका काम प्रारंभ नहीं करवा पाया हूँ क्योंकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं। नागौद के इर्द गिर्द एक भी शासकीय ज़मीन नहीं है, सब प्राइवेट ज़मीन है यहाँ पर। अब प्राइवेट ज़मीन को खरीद करके ही हम बनवा सकते हैं, अब कोई बेचने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हमको बाकी कामों के लिए यहाँ पर जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो हमको इफ़रात पैसा मिलता है। इफ़रात की उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हमारी लाइब्रेरी थी, शिक्षा का केंद्र एक तरह से लाइब्रेरी। मैंने CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैंने केंद्र सरकार से एक विभाग से पैसा मांगा। मैंने सोचा था 30-40 लाख रुपये मिलेगा, मुझे 2 करोड़ रुपया मिल गया। आज जाके आप देखिए नागौद की लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। मैंने दुनिया की जितनी भी किताबें कहीं पर भी हों, आप बटन दबाएंगे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी जा कर के, यहाँ पर है। अब ये इतनी सुविधाएं इतनी छोटी सी जगह में कहीं नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। लेकिन हमारे दिमाग में बात ये आई, लोगों की रिक्वेस्ट आई और हमने मांगा, तो पैसे की कमी नहीं आई। बनाने में जो 1.5 साल 2 साल लग गए, वो अब पूरा हो रहा है, तो वो तो अब चलता रहेगा ऐसे। अच्छा दाऊ, अब एक सवाल आपके और आपकी जीवन से, अब राजनैतिक जीवन में कब ऐसा समय आया है कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ा है निर्णय लेने के लिए, और ऐसी कोई घटना घटी है जिसमें आपको बहुत चिंता हुई? नहीं, मुझे ऐसी घटना कभी नहीं आई। राजनीति में मैंने कई बार बोला ना, मुझे मालूम भी नहीं था राजनीति क्या चीज़ होती है। मैं एक्सीडेंटली आ गया था यहाँ पर। हमारे कुछ मित्र थे, हमारे आप सब लोग जानते हैं, आप ही के बगल के निवासी हैं, हमारा ममियावर है वहाँ पर, और वहाँ दादा सुखेंद्र सिंह जी थे। और वो उन्होंने आकर के बोला कि आप सदस्य बन जाइए। मैं बन गया सदस्य। मुझे मालूम नहीं था मैं सदस्य किसका बन रहा हूँ, काय के लिए बन रहा हूँ जा कर के। लेकिन इनके बीच में रहते रहते एक आनंद सा आने लगा और आगे बढ़ता चला गया। एक घटना ने मुझे प्रेरित कर दिया। जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, जैसे मैं सदस्य बना, मुझे समिति का अध्यक्ष बना दिया नागौद का। 3 दिन के बाद एक कपल आया, बुढ़ा बुढ़ी आए और रोते हुए मेरे पास आए कि साहब मेरी ज़मीन फलाने व्यक्ति कब्जा कर रहा, मुझे पुरानी बात है, तो उससे मेरी मदद करिए। तो मैंने कहा चलो, तो मैं चला गया तहसीलदार के पास। तहसीलदार जो भी उस समय थे मुझे याद नहीं है अब, लेकिन उन्होंने मेरा स्वागत सत्कार किया, बैठाया, और मैंने उनसे पूछा मैं इसलिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं इसको देख लूँगा, आप चिंता मत करिए, मैं इस पर न्याय करूँगा। मैं कहा ठीक है। 3 दिन के बाद वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी फिर से मुस्कुराते हुए आए मेरे पास और मुझे बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे कि आपकी कृपा से, आपके दया से ये सब काम हो गया है। यार, वो उनका भाव दे करके मुझे प्रेरणा मिल गई। यार, ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ पर, ये हम जनता के लोगों को हम काम करेंगे तो जनता हमको आशीर्वाद देती है। और किसको आशीर्वाद पसंद नहीं है? सबको आशीर्वाद पसंद है। कोई भी जब देता है, आपकी प्रशंसा करता है, तारीफ़ करता है, अच्छा लगता है। वो जो घटना घटी, उसके बाद सिलसिला चालू हो गया। वो आज तक कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा वही काम चल रहा है जा कर के। वो तो राजनीतिक नेता के सामने ये बना, ये बेस है मेरा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर चुनाव लड़ता हूँ अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने द्वारा किए गए कार्यों के बल पर यहाँ पर है। मैं पैसों के दम पर चुनाव नहीं लड़ता हूँ। मेरे पास पैसा कभी होता भी नहीं है कि जितना अनाप शनाप पैसा मैं खर्च कर सकूँ, इसके आधार पर करता हूँ। और दाऊ साहब, जैसे
बहुत सारे राजनीतिक लोग मीडिया को बुलाते हैं, मीडिया को संवाद करते हैं और मीडिया से दूरियां बना रखते हैं। आप मीडिया को किस दृष्टि से देखते हैं और कैसा संवाद, अगर किसी समय भी मीडिया आए तो संवाद करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे थोड़ा सा जरूर जानना चाहूँगा। प्रजातंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है, उसका योगदान को हम स्वीकार करते हैं। मीडिया को ये ज़रूर कभी कभी मुझे लगता है कि जो कभी कोई घटना में जो नेगेटिविटी रहती है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिविटी में कम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, मैं मीडिया से संबंधित नहीं है वो, आप गांव में जाइए तो बीपीएल कार्ड वाले सबसे कोई ना कोई आके खड़े हो जाएंगे और खड़े होंगे 3-4 जने, वो आके कहें साहब मेरा बीपीएल कार्ड नहीं बना, मेरा बीपीएल कार्ड नहीं बना, और वो चर्चा का विषय बन जाता है, ये बीपीएल कार्ड नहीं बना, बीपीएल कार्ड नहीं बना। यार 300 में 290 का कार्ड बना हुआ है, 3 का नहीं बना है तो वो चर्चा का विषय बन गया, और उसको हाईलाइट यदि मीडिया कर देता है तो वो नेगेटिविटी हो जाती है। यहाँ पर 290 की प्रशंसा कर दो, 3 का कमियां हैं वो भी नहीं होना चाहिए, 100% परफेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार की मीडिया के जो बर्ताव होता है उससे मुझे जरूर कभी कभी तकलीफ हो जाती है। पॉजिटिविटी बहुत कम, और पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो हमको प्रयास करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि करिए, तब होता है, अपने आप नहीं होता है। अपने आप तो मीडिया वाले ढूंढते रहते हैं कि नागिन सिंह से कोई गलती हो जाए उसको हाईलाइट करते हैं, केवल इतना ही निवेदन है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, सब मीडिया वाले वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मीडिया के बावजूद भी हम चुनाव जीतते हैं, और मीडिया सहयोग करती है तभी चुनाव लोग हार जाते हैं, तो अपनी जगह है। दाऊ साहब, ये अंतिम सवाल हमारा आपका, नागौद के जनता के लिए या पूरे देश के ऐसे नेताओं के लिए जो भ्रष्टाचार को महत्व देते हैं और इतना धन कमाए राजनीति में जिनकी लिमिट नहीं है, इनके लिए कोई संदेश जरूर चाहूँगा आपसे मिलने के बाद। यार इस प्रकार की घटना जो कर रहा है वो अपराधी हैं, मेरे निगाहों में अपराधी हैं, राष्ट्र के प्रति अपराधी हैं, समाज के भी प्रति अपराधी हैं, और उनको इस प्रकार की हरकतें नहीं करना चाहिए। ये उनकी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करें, इतना ही उनसे निवेदन पूर्वक आग्रह कर सकता हूँ। और नागौद के लोगों के लिए कुछ संदेश सर? नागौद के लोगों को यार मैं तो उनको खुशहाल देखना चाहता हूँ, अगर वो खुशी हैं तो मैं खुशी हूँ यहाँ पर है। उनको केवल यही बताना चाहता हूँ कि मेरे से जितनी सामर्थ्य है उतने मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उनका सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। उनका सहयोग मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ साहब। दाऊ साहब ने आज एक जो बहुत बड़ी बात कही कि मैं नागौद की अपनी जनता को खुश देखना चाहता हूँ, उनकी खुशी के बाद ही मैं खुशी का अनुभव करता हूँ। धन्यवाद दाऊ साहब, आपको हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।